नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। सर इंटरव्यू देकर आए हैं, पूरी की पूरी जानकारी ये वीडियो के माध्यम से ये होने वाली है कि इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही साथ पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट तक यूपीएससी तक इंटरव्यू तक जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। छात्रों के लिए मोटिवेशन भी मिलता है, तो पूरी रणनीति जानने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाइयाँ आपको कि पहले ही अटेम्प्ट में प्री मेंस क्लियर करके एक अंतिम पड़ाव है वहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, मीडियम क्या है? राइट सर, ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। जी जी मेरा मीडियम इज़ इंग्लिश जी एंड ऑप्शनल वाज लॉ जी एंड फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल था। जी सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। जी बेसिक क्वेश्चंस अराउंड लॉ, जी समथिंग अराउंड लॉ, देन देयर वर क्वेश्चंस अराउंड पॉलिटी, थोड़ा एथिकल क्वेश्चंस वर देयर, इकोनॉमी ऑफ कोर्स। तो ये सारे एरियाज वर देयर। ये सारे एरिया से रहे हैं। जी, जी, कितने मिनट तक का इंटरव्यू रहा आपका? सर मेरा अराउंड 35 मिनट्स। 35। थोड़ा लंबा था सर। इंटरेस्ट रहा है आपके मे बी साथ? सर, I don't know। अच्छा, एंट्री की आपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू पैनल में गए हैं, तो कैसा अनुभव रहा था वहाँ का आपका? आई थिंक सर वही है, आई थिंक काफ़ी नॉर्मल था। जी जी मॉक्स वगैरह जैसा ही था। जी, जी। एंड बेस्ट ये था कि बहुत कॉर्डियल थे वो लोग। जी जी ऐसा लग नहीं रहा था वो ऐसे वो नहीं कर रहे थे, ग्रिल नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आराम से बात कर रहे थे और तुम्हें बहुत कंफर्टेबल करवा रहे थे। तो आई थिंक एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है ऐसे इतने ज़्यादा अकम्पलिश्ड लोगों के साथ बात करने का। अच्छा जी। अच्छा, ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हुई थी? सर मेरी ग्रेजुएशन हुई है 2025 में। 2025 में? जी, लास्ट ईयर ही हुई है और मैंने करी है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से, लॉ में। लॉ में? जी। अच्छा, तो शुरुआत कब से की थी आपने यूपीएससी के लिए? सर वैसे फाउंडेशन तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 10th 11th के अराउंड से। जी। बट मेजर जो एक्चुअली मेंस वगैरह की और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर में, कॉलेज के थर्ड ईयर में चालू करी। जी। और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे फोर्थ ईयर के एंड से। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं बिलोंग करता हूँ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा। जी। तो सवालात जो रहे इंटरव्यू में कहीं आपके वहाँ से भी रहे हैं आपके धर्मशाला? हाँ सर, एक थे क्वेश्चंस वहाँ पे, वही था कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी और डिज़ास्टर्स वगैरह रिलेटेड कैसे उसको सॉर्ट करोगे एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा, हॉबी से भी रिलेटेड रहे हैं कुछ? सर हॉबीज़ से डायरेक्टली नहीं पूछा उन्होंने। जी। आई थिंक इस बार वो डैफ पे कम पूछ रहे जी। हैं, रादर तुम्हारा जो बैकग्राउंड है और जो तुम्हारा मेजरली करंट अफेयर्स है, आई थिंक उससे मेजरली। अच्छा। एक खुशी की बात ये होती है कि जब हमारा पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ पास हो जाते हैं। हाँ सर। तो जब प्री का रिजल्ट आया, आपको ऐसा अनुभव था कि प्री तो हो जाना है? हाँ सर। इंटरव्यू तक पहुँचेंगे ऐसा लग रहा था आपको? सर प्री में दे के आया तो मार्क्स मैंने चेक करे हाँ। तो काफ़ी इजीली कट ऑफ से बाहर था, आ रहा था ऊपर। जी। तो मेरे को, और सी सेट का भी सेम, तो मेरे को पता था वो तो हो जाएगा। हाँ। बट मेंस का रहता है थोड़ा, उसका पता नहीं चलता। जी। बट ठीक है, मेंस जब दिया तो एक्सपेक्टेड मतलब था कि हाँ हो जाएगा, बट ऐसे श्योरिटी नहीं होती कभी भी। हाँ। बट ठीक है, मेंस हो गया एंड देन इवेंचुअली। अच्छा, कैसे तैयारियां थी आपकी प्री के लिए, सी सेट के लिए, फिर मेंस की तैयारी साथ में कर रहे थे? थोड़ा एक एक करके बताइए आप। यस सर। सर तो मेंस की तैयारी मैं तो यही कहूँगा मेजरली कि मेंस की तैयारी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। जी। मेंस ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो और आजकल जो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंस सेंट्रिक बना दिए हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे फ्रेम्ड हैं कि तुम्हें उस डेप्थ की नॉलेज चाहिए मेंस में, मेंस की। तो ऑफ कोर्स प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग से तो रहती है। उसके लिए सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले तो फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए। पहले सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट पॉलिटी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद आप जब एक बार आपका फाउंडेशन हो गया, आपने बेसिक बुक्स कर ली हैं, उसके बाद यू एंटर इनटू मेंस प्रिपरेशन, जिसमें आप PYQ बेस्ड एनालिसिस करोगे। आप देखोगे कि व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, क्या पूछ सकते हैं, क्या न्यूज़ में चल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आंसर राइटिंग आपकी जितनी जल्दी हो मेरे हिसाब से उतना अच्छा है, बिकॉज वो रिफाइन होता रहता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपका कंप्लीट नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो PYQ एनालिसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। एंड अलॉन्ग साइड मेंस में दूसरी चीज़ है कि अपने नोट्स तुम्हारे बहुत कंसाइज होने चाहिए। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स रखेंगे आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। और मेंस में बात है नहीं उसकी, बात ये है कि टाइम ही नहीं है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हैं। अच्छा, मेंस से पहले भी प्री के लिए कैसे कर रहे थे आप? सर प्री के लिए वही है कि पहले तो मेंस का फाउंडेशन बनाया मैंने,
पहले तो सर मैंने फाउंडेशन बनाया जिसमें मैंने NCERTs पढ़ी, उसमें मैंने फाउंडेशन बुक्स पढ़ी, लक्ष्मीकांत एंड ऑल। उसके बाद मैंने फिर 4th ईयर में चालू कर दी पूरी 1 ईयर प्रिपरेशन फॉर मेंस, जो मेरी ख़त्म हो गई थी जनवरी 2025 में। फिर मुझे पता था प्रीलिम्स भी थोड़ा डाइसी होता जा रहा है हर साल, तो मैंने फरवरी से लेके मई तक पूरा प्रीलिम्स करा, उसमें बहुत सारे मॉक्स दिए और प्रीलिम्स बेसिस पे चीज़ें याद रखना टाइप्स प्रिपरेशन करी। अच्छा, PYQ का क्या कैसा रोल रहा और कितने सालों के आपने प्रयोग में लिए? प्री में सर? हाँ, प्री में, मेंस में दोनों। सर प्री में ऐसा है कि प्री में PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सर प्री में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं प्री के मतलब PYQs से। लाइक इस बार एक क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ साउथ इंडिया की एक स्पेसिफिक वाटर पुल ही है, तो उसका जो नाम था वो पहले भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और ये लोग बार बार थीम्स रिपीट करते हैं, मेजर थीम्स, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम वगैरह पे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो PYQs इंपॉर्टेंट हैं, करके जाइए, सारे देखिए। मतलब मेरे हिसाब से आप प्री के लिए भी सारे के सारे PYQs देखिए। मेंस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस की प्रिपरेशन बिना PYQ के करना ऐसा है कि आप डायरेक्शनलेस हैं। बेसिकली यू डोंट नो द डायरेक्शन, और इतना बड़ा सिलेबस है कि आप कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि PYQs दे प्रोवाइड फॉर अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, जहाँ पे हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये पूछ सकते हैं, तो आप उतनी ही डेप्थ में पढ़ सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं कंसिडरिंग द वास्ट सिलेबस। CSAT के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? सर CSAT ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंसिडरिंग कि मैं आई हैव बीन अ लॉयर और हमारे वहाँ पे कॉलेज में कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत फोकस रहता है, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन वॉज स्ट्रॉन्ग। अब कॉम्प्रिहेंशन 28 सवाल अराउंड आते हैं हर साल, तो 80 में से 28 आते हैं, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाज ऑलमोस्ट 100% हिट रेट, मेरे सारे कॉम्प्रिहेंशन के सही थे। और साथ में मैथ्स थोड़ा सा वीक है, बट मैथ्स में भी आई थिंक बेसिक देयर आर सम क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो, आई थिंक वो भी मेरे 10-12 सही थे। एंड रीजनिंग तो ऑफकोर्स हम करते हैं, जब मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था लॉ NLU में जाने के लिए, तब भी वी हैव डन रीजनिंग, तो रीजनिंग ऑल्सो यू कैन डू। बट यही है कि आप दो एरियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, इट कैन बी कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स, इट कैन बी कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, इट कैन बी रीजनिंग और मैथ्स। तो आप ऐसा इतना मिनिमम तो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब कंसिडरिंग कि क्या चेंजेस ला रहा है UPSC, आपको तीनों का आइडिया तो होना चाहिए। अच्छा, ऐसे के लिए एथिक्स के लिए ये भी सवाल बच्चों ने किए हैं कि वे पूछना, तो बताइए इसके लिए क्या कैसी तैयारी थी? सर एसे और एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है मार्क्स का वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में रहता है। सर मुझे लगता है एसे के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो UPSC में सिलेबस में मेंशन है कुछ चीज़ें कि कोहेजन होना चाहिए, आपका फ्लो मेंटेन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थॉट प्रोसेस में। तो एसे का पूरा आइडिया है कि आपका दिमाग कैसा चलता है, एसे को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उसके लिए प्रेपरेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको पहले तो लिखने हैं 1-2 एसे, समझो कि आप कैसा सोचते हो, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करिए टॉपर कॉपी से, देखिए कि आप कैसा लिख रहे हो, वो कैसा लिख रहे थे। फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि एसेस को एक वे में इंटरप्रेट किया जाता है जिसमें हम बहुत सारे डायमेंशंस खोलते हैं कि हाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली ये सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकली ये सिग्निफिकेंस है, तो ये है। और एथिक्स में आई बिलीव सर 2 सबसे जो इग्नोर होती हैं चीज़ें, पहला तो ये है कि जो केस स्टडीज़ है लोग नहीं करते। केस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलता है एथिक्स में, तो आई थिंक केस स्टडीज़ की अच्छी से प्रैक्टिस करिए। ऐसा मत सोचिए कि वहाँ जाके कर लेंगे, वहाँ पे कर लोगे लेकिन इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर एज चाहिए तो यू नीड टू प्रैक्टिस केस स्टडीज़ ऑल्सो, और बाकी यू शुड यूज़ सम कीवर्ड्स, ऐसा बहुत ज़्यादा बॉम्बार्ड नहीं करना है, बट एक फ्लो दिखना चाहिए कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है एथिक्स में। अच्छा, NCERT की आपने बात की कि आपने भी पढ़ी है, NCERT कौन से सब्जेक्ट की ऐसा लगता है कि पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी हो जाती है? सर मेरे हिसाब से अब UPSC जिस वे में इवॉल्व हो रहा है, NCERTs का जो रोल है वो मेजरली ये है कि वो फाउंडेशन में तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। यू अंडरस्टैंड द फाउंडेशंस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। उससे ये होता है कि आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, जो तुम्हें ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे बुक्स में, वो बेसिकली NCERT के कॉन्सेप्ट से तुम सोच सकते हो, तुम उसको डिराइव कर सकते हो, तो दैट वे इट्स इंपॉर्टेंट। बट ऐसा भी नहीं है कि आप सारी NCERTs पढ़ो, ऑफकोर्स 11th 12th 10th की तो पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स की। जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जोग्राफी के इस बार बहुत सारे सवाल प्री में वर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। इकोनॉमी यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट पॉलिटी वगैरह के लिए आई थिंक इफ़ यू आर गुड एट कॉम्प्रिहेंशन बेसिक्स, अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है, बट इफ़ यू आर गुड एट द बेसिक्स तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से डायरेक्टली यू कैन स्विच टू लक्ष्मीकांत ऑल्सो। हाँ, तो मेजर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, जोग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों के लिए तो यू शुड रीड NCERTs, बट आई थिंक 10th से 12th तक वुड बी इनफ।
अच्छा, एक मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है तैयारी में। कैसे अपने आप को तैयार कर रहे थे इसके लिए? मोटिवेशन, एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए कैसे टाइम और क्या कर रहे थे? सर ये था कि मैंने पर्सनली कॉलेज में ही प्रिपरेशन करी। तो मेरे फ्रेंड्स थे लाइक रौनक और दीपांशु, वो मेरे साथ दे वर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग साइड। तो हमेशा वो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए तुम्हें फ्रेंड्स का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फैमिली ऑफ कोर्स, माई फादर इज़ ऑल्सो इन द स्टेट सिविल सर्विसेज, तो वो तो हमेशा से ही हैज़ बीन द मोटिवेटिंग फैक्टर। तो दैट इज़ देयर। पापा के कारण ऑफ कोर्स सपोर्ट रहा है, मम्मी, पेरेंट्स, बहन कीर्ति दी के कारण, तो एवरीथिंग इज़ देयर। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जैसे इंटरव्यू में सम ऑफ माई सीनियर्स, ध्वनि मैम एंड ऑल पीपल, दे आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, गौरी मैम, सो दे हैव प्लेड सिग्निफिकेंटली, रोल उनका बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी एसेंशियल। ऑल्सो स्पोर्ट्स मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं कॉलेज में था, तो पढ़ाई करते करते शाम में यू नीड 1 hour फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बॉडी, फॉर जस्ट बीइंग रिक्रिएशनल। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि तुम 100% पढ़ते रहो, यू नीड टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो। अभी प्री आ गया है, प्री के लिए आपने कब से तैयारी करना शुरू की थी, मतलब मेंस को छोड़ करके केवल प्री स्पेसिफिक? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सर मेरा ये था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं उनको जनरली फेयर होता है प्रीलिम्स का, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गया। तो मैंने सर मैंने अराउंड Jan 25 से कर दी थी, क्योंकि मई 25 को पेपर था। तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पास अराउंड 3-4 महीने होने चाहिए ताकि मैं एक्सप्लिसिटली पढ़ पाऊँ। बट अच्छी बात यह है कि जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी कुछ आप मेंस में पढ़ चुके हैं, तो इतना टफ नहीं लगता, आपको बेसिक्स क्लियर है। मैं यही कह रहा हूँ, आपका जो पहला बेस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मेंस, इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बुक्स। तो जब आपने वो पढ़ लिया, फिर आप मेंस में जाओगे, फिर आप वापस से स्पेसिफिक 3-4 महीने की प्रीलिम्स की तैयारी में आओगे। तो मैंने पर्सनली 25 जनवरी को करी थी। 25 जनवरी? जी। अच्छा। अच्छा, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आपको जर्नी पूरी तैयारी के दौरान आपको देखने को मिला है कि एक एस्पिरेंट के साथ इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है? सर मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। एस्पिरेंट्स ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टोल लेता है मेंटल हेल्थ पे। आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में कुछ नहीं है, आप सारे फैमिली फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शंस वगैरह सब कुछ मिस कर रहे हैं, तो और फैमिली से भी दूर हैं, फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम है। तो सर एट द एंड मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। सेकेंडली ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी इतना वास्ट है कि यूपीएससी लिटरली आपको एनीथिंग अंडर द सन पूछ सकता है, कुछ भी जो है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो दिमाग है वो लिमिटेड वे में सोच सकता है, आप 100% हर चीज़ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक विद द PYQs, विद अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यूपीएससी इज़ डिमांडिंग फ्रॉम यू, यूपीएससी क्या देखना चाहता है, और ऑफ कोर्स द करंट अफेयर्स वगैरह, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट एज वेल। तो सर ये सारे एरियाज़ हैं, और एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस की खेल है। प्रीलिम्स में इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी, मेंस में इट्स अबाउट योर परसिवरेंस, डेडिकेशन, एंड जितना तुमने लर्न करके वहाँ पे तुम स्ट्रैटेजिकली लिख पाओगे। एंड द इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटली अबाउट कॉन्फिडेंस, क्योंकि एट द एंड जब इंटरव्यू होता है तो तब तक आपके पास बहुत नॉलेज होता है ऑलरेडी, उनको भी पता है वो चीज़, दे आर नॉट टेस्टिंग दैट, दे हैव चेक दैट ऑलरेडी इन द मेंस। तो इंटरव्यू में दे वांट टू सी वेदर यू हैव द कैपेबिलिटीज़ ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। सो आई थिंक ये 3 स्टेजेस में आप इस वे में डिवाइड कर सकते हैं द क्वालिटीज़। ये प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स में नॉलेज बेस, और प्रीलिम्स में जो D-Day में जब आपका प्रीलिम्स होगा तब कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा लेंथ में लंबे टाइम तक पढ़ना, जो परसिवरेंस जिसे कहते हैं, और वहाँ पे जो स्ट्रेस तुम्हें हैंडल करना पड़ता है मेंस के टाइम, उसकी आदत होनी चाहिए। यू शुड डू इनफ मॉक्स, एंड इंटरव्यू में आई थिंक मॉक्स वुड डू, एंड अलॉन्ग साइड आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, अपना डैफ प्रिपेयर करिए और ऑप्शनल अच्छे से रखिए। अच्छा, आपने करंट अफेयर्स की भी बात की, मैंने एक सवाल पूछना बंद कर दिया कि करंट अफेयर्स के लिए आप केवल न्यूज़पेपर कर रहे थे या मैगजीन कर रहे थे या दोनों कर रहे थे? सर अगेन वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज पे हैं। जैसे जब मेरा प्रीलिम्स था तब मैंने मैगजीन्स पे भी रिलाई करा था, क्योंकि तब आप डेली न्यूज़पेपर को हर एक फैक्ट को आप अकोमोडेट नहीं कर पाते, आप हर रोज़ उसके नोट्स बनाओगे तो बहुत कम्बरसम हो जाता है। रादर मैंने क्या किया कि मैंने कंपाइलेशंस ली, मैंने हर महीने का पढ़ा और उसमें मेजर फैक्ट्स वगैरह मैंने सारे कर लिए कवर। मेंस में आई थिंक करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल
होता है, बट करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पूछते वो डायरेक्टली. व्हाट दे आस्क फ्रॉम यू इज़ अ कनेक्शन, जो तुम्हारा बेस नॉलेज है उसके साथ. तो करंट अफेयर्स आई थिंक उसमें न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन चेंज हो रहा है, तो तुम अलग अलग डायमेंशंस मेंस में दे सकते हो. इंटरव्यू में तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स तो 100% न्यूज़पेपर से ही होते हैं, क्योंकि दे कैन आस्क यू एनी डिटेल. और पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने के तुम्हें करंट अफेयर्स शुड बी वेरी गुड, और तुम्हारे ओपिनियंस बहुत अच्छे होने चाहिए. तो उसके लिए तुम्हें एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने चाहिए, फॉर विच अगैन मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी थी. तो दैट इज़ देयर. केवल पढ़ रहे थे या नोट्स भी उसके नहीं सर, मतलब यही है कि नोट्स आप तब बनाते हैं जब आपको बेसिक्स के साथ ऐसे आपको बिल्कुल अलग चीज़ चाहिए हो. यहाँ पे ये होता है कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको रोज़ पता है कि क्या, और हर चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या है. तो आई थिंक नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इसका अभी ये कनेक्शन चल रहा है. अभी जैसे वेनेजुएला पे अटैक हुआ, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ है. फिर आप उसको इंटरनेशनल लॉ से कनेक्ट करेंगे, आप अलग अलग कन्वेंशन जो आपने पहले पढ़ी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे. तो आई थिंक इंटरव्यू में नोट्स की ज़रूरत नहीं है. डैफ बेस्ड नोट्स आर इंपॉर्टेंट. डैफ के आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में. ऑप्शनल एक रह गया. ऑप्शनल बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं, ऑप्शनल कैसे लें. आपने तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उसी के आधार पर लिया है. बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है, ऑप्शनल कुछ और है. कैसे सिलेक्ट करना चाहिए इसके लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल जो है वो एक बहुत पर्सनल चॉइस है. क्योंकि क्या होता है, ऑप्शनल में आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से और सबसे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होता है. अब अगर मैं इंजीनियर हूँ और या फिर फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैं मैथ्स लूँगा. बट जैसे मेरा लॉ था, अब मेरी लॉ में डिग्री है, तो मैंने इतने साल 5 साल उसमें पढ़ाई करी है, तो आई हैव सम बेसिक्स ऑफ इट, आई अंडरस्टैंड इट. मेरे को पढ़ना पड़ेगा बट थोड़ा कम कंपैरेटिवली. लेकिन सर ऑफ कोर्स ऐसा भी है कि आपको ये भी देखना है कि स्कोरिंग किस में ज़्यादा होती है जनरली, तो वो भी एक फैक्टर प्लेन करता है. आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, उनके छोटे सिलेबस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उनमें, तो दैट इज़ दोज आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस. बट ऑल्सो ग्रेजुएशन वाला अगर आप सेम सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में एज मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू में उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ग्रेजुएशन. एंड फिर वो थोड़ा, अब लॉ में जैसे मेरा डोमेन है लॉ का पूरा, तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क. दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय इट कि आपने सेम लिया है. तो दैट इज़ देयर. बहुत सारे फैक्टर्स. आई थिंक पर्सनल फैक्टर है और मार्क्स का फैक्टर है, किस में ज़्यादा मार्किंग होती है. ऑल्सो अलॉन्ग साइड बाकी चीज़ें हैं कि PYQs किस में ज़्यादा रिपीट होते हैं, उस टाइप का. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जहाँ तक है सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे. जो भी डाउट रह गए हो तो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. थैंक यू.